कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर, जहां इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी सबसे खास और किन किन खबरों पर दिन भर रहेगा नेटवर्क 10 की नजर, वो सभी खबर, सभी अपडेट आप तक विस्तार से तमाम जानकारी पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं अब चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर बनी हुई है। ईशा, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से पंजाब हरियाणा में? जी बिल्कुल सीमा, अगर हम बात करें आज की पंजाब की खबरों की तो सबसे पहले नज़र यहाँ पर दिल्ली में टिकी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, आज फैसला आना है। 34 साल पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा ये मामला है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो 34 साल पुराने मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका दाखिल की गई थी। तो ऐसे माना जा रहा है, क्योंकि जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना इस मामले में बिफोर लंच की लिस्टेड किया गया है। इस मामले को अब देखना ये होगा कि दोपहर से पहले इस मामले में क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है या दोपहर बाद। लेकिन ये कहीं ना कहीं निर्णायक की घड़ी है। जिस तरीके से अगर बात करें 34 साल पुराना रोड रेज पटियाला का ये मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी और नवजोत सिंह सिद्धू और उस बुजुर्ग के बीच में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उस जो बुजुर्ग है उसे हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो मृत घोषित हो गया था। हालांकि जो निचली अदालत है उनकी तरफ से 1999 में नवजोत सिंह सिद्धू को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन 2006 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया था। लेकिन शख्स को चोट पहुंचाने को लेकर 1000 का जुर्माना जरूर लगाया गया था। लेकिन पीड़ित पक्ष ने पूर्ण विचार याचिका दायर कर ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो सजा है उसे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की अगर कैरियर की बात करें, राजनीतिक कैरियर की, जिस तरीके से सीमा कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस पद से उन्हें हटा दिया गया और चुनाव भी वो अमृतसर ईस्ट से हार चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं से वो अलग चल रहे हैं और आज जो फैसला आएगा उससे भी कहीं ना कहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक सफर है उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आज झलक नजर आएगी कि आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाता है और नवजोत सिंह सिद्धू का जो राजनीतिक सफर है वो कठिन आगे और भी हो जाता है या आसान रहता है। इसके अलावा क्योंकि आज दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में आज पहुंचने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। उनसे जब मुख्यमंत्री बने थे भगवंत मान पंजाब के, उस दौरान भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन उस समय उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, समय नहीं मिल पाया था। लेकिन आज दोपहर 3:30 बजे के करीब दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे भगवंत मान। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है पंजाब में और विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि पंजाब की कानून व्यवस्था चरमरा गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा बीते हफ्ते की बात करें, पिछले हफ्ते की तो 4 आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो घटी हैं पंजाब में और अभी भी कई हत्याएं यहाँ पर हो रही है। यही वजह है कि 10 अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की यहाँ पर मांग करने पहुंच रहे हैं भगवंत मान। तो कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर चर्चा रहेगी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा क्योंकि हमने देखा था सीमा, जो पंजाब के किसान हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया था पंजाब की आप सरकार के खिलाफ। उनका कहना था कि दिल्ली में जिस तरीके से मोर्चा लगाया था वैसा ही मोर्चा चंडीगढ़ में लगेगा अगर मांग मानी नहीं जाती है। मांग तो मान ली गई है किसानों की, जिस तरीके से बासमती का MSP तय करने की मांग यहाँ पर किसान कर रहे थे। भीषण गर्मी के चलते गेहूं की फसल का पर जो असर पड़ा है, गेहूं की जो झाड़ है वो कम निकली है, उसमें 500 रुपये बोनस की यहाँ पर प्रति क्विंटल मांग की जा रही है किसानों से। तो वही मांग लेकर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी सभी मांगों को मानते हैं या नहीं। ये 2 मुख्य खबरें हैं जिन पर आज नजर टिकी रहेगी। जी बिल्कुल ईशा, और चलिए अब आपकी ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आप छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल नेताम लगातार बने हुए। अनिल, क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में खबरों के लिहाज से? जैसे मैं बिल्कुल आज छत्तीसगढ़ में जो है अहम खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बस्तर प्रवास पे है। आज उनका दूसरा दिन रहेगा बस्तर पे। आज वे बीजापुर विधानसभा में जो है
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे। वहाँ पर जो है सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर किस तरह से पालन हो रहा है, जमीनी स्तर में किस तरह से उस पर काम चल रहा है, उस पर जायजा लेंगे। साथ ही जो लोग हैं उस क्षेत्र के बीजापुर विधानसभा के, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे। उनकी जो समस्याएं होगी उन समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं पर तुरंत ही निराकरण की जो है बात भी वहाँ पर की जाती है। ऐसे बीजापुर विधानसभा है, वहाँ की 3 जो ग्राम है, उन तीनों ग्राम में जाकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलेगी। बात वहीं दूसरी खबर की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है मौसम का मिजाज बदला है। गर्मी से छत्तीसगढ़ में जो है लोगों को राहत मिली है, तो वहीं मौसम जो है परिवर्तन के बाद जो है बारिश का माहौल रहा। रात में तकरीबन काफी अच्छी बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, जिससे जो है लोगों को गर्मी से राहत मिली है और जो है तापमान में जो है गिरावट भी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, ये 2 अहम खबर छत्तीसगढ़ में आज रहेगी, जिस पर तमाम नजर बनी रहेगी। अगर और भी खबरों के लिहाज से यहाँ बात किया जाए अनिल, बात कोरोना की कर लें, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति, क्या मामले वहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं या मामले वहाँ लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं? जी, कोरोना की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना के केसेस में तो इजाफा नहीं हुआ है। जो कोरोना के केसेस काफी कम है और नहीं के बराबर है। छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना में कोई बढ़त मामला अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है कि लोगों को जो है बताई भी जा रही है कि सार्वजनिक जो स्थलें हैं वहाँ पर जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। कोरोना अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए लोगों में अवेयरनेस की बात कही जा रही है और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोरोना के केसेस कहीं पर बढ़े ना, और कहीं पर भी इस तरह से जो अभी दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अपने कार्य करती है और कोरोना से है पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगी हुई है। अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई केसेस के मामला नहीं दिख रहे हैं। जी। चलिए ईशा, आपकी और रुख करना चाहूंगी कि इस तरीके से अब बात की जाए पंजाब में मोहाली की, जो मोहाली हमला हुआ है उस पर क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ रहा है, उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आ रही है? क्या जांच अभी भी जारी है? कुछ चीजें अब सामने नई चीज निकल के आई है जांच में, या अभी भी स्थिति उसी तरह है? बिल्कुल सीमा, स्थिति अभी भी वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा गया था, जो पंजाब पुलिस है इस पूरे मामले को बड़े ही लाइटली ले रही थी। जब ये जो आरपीजी से हमला हुआ था पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, लेकिन यहाँ पर देखिए एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पंजाब पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जो मुख्य आरोपी हैं इस मामले में, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है इसमें, उसमें पाया गया है कि कार में 3 लोग सवार थे जिनकी तरफ से रॉकेट से हमला किया गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान का लिंक इसमें सामने आया था। पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से ये हमला करवाया गया था और कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की यहाँ पर कोशिश जरूर की गई थी। हालांकि पंजाब के डीजीपी जरूर ये कहते नजर आए थे कि इस चुनौती को वो स्वीकार करते हैं और इससे निपटने के लिए पंजाब पुलिस तैयार है, लेकिन जो मुख्य इसमें आरोपी हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कुछ दिन पहले कर दिया गया था। बाकायदा डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि इनकी तरफ से आरोपियों की मदद की गई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं जिनकी तरफ से आरपीजी फेंका गया था और जो जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। एनआईए की तरफ से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और अभी भी पंजाब को अलर्ट में रखा गया है। यही वजह है कि अगर बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री की, आज पहुंच रहे हैं दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री के पास ही पंजाब में गृह मंत्रालय है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पंजाब सेंसिटिव स्टेट इसलिए माना जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ है। पाकिस्तान से सटा होने के कारण जो पाकिस्तान से आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो लगातार जारी हैं। तो ऐसे में देखना ये भी होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी हुई है। जब पहले बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया था तो यहाँ पर विरोध आम आदमी पार्टी ने भी किया था कि बीएसएफ का दायरा क्यों बढ़ाया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और सैनिकों की यहाँ पर अर्धबल सैनिकों की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, टुकड़ियों की मांग कर रहे हैं केंद्रीय अर्धबल सैनिकों की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर भगवंत मान को इस पूरे मुद्दे में घेरते आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि जब बीएसएफ का दायरा केंद्र सरकार ने बढ़ाया था तो आम आदमी पार्टी ही थी जिनकी तरफ से विरोध किया गया था। तो इस बैठक में भी नजर रहेगी कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर कितनी अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियां जो केंद्र सरकार है वो पंजाब को भेजती है। जी
बिल्कुल, और साफ तौर पर इन्हीं सारी चीज़ों पर नज़र आज रहेगी और आप सभी नज़र बनाए रखिएगा। यहाँ वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और जानेंगे कि रिपोर्टर्स लाइव में और कौन कौन से प्रदेश में क्या कुछ आज खास रहने वाला है और कौन कौन सी खबरों पर पूरे दिन भर आज सबकी नजरें टिकी रहेगी। रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और रुक करते हैं अपने खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर, जहां अब हमारे साथ दिल्ली से बने हैं गजेंद्र और दिल्ली की ओर ही रुक करेंगे। गजेंद्र, क्या कुछ खास आज दिल्ली में रहने वाला है खबरों के लिहाज से? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के एलजी अनिल विज ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। उसके बाद उस पद की दावेदारी के लिए कौन कौन रहेगा और किनको नियुक्त किया जा सकता है, इसके ऊपर नजर लोगों की अभी से बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि अगर केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करेगी, जिसमें जो शीर्ष दावेदार हैं उसमें चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, साथ में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे ज्यादा आगे लिया जा रहा है। इसके ऊपर नजर लगातार बनी रहेगी कि दिल्ली के आने वाले अगले एलजी कौन होंगे। साथ में अगर बात करें दिल्ली को, तो दिल्ली में बढ़ते हुए दामों ने दिल्ली वालों की जेब पे खासा असर डाल रखा है। पहले सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ाए गए थे, उसके बाद अब एलपीजी सिलेंडर के ऊपर दाम 3 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली वालों की जेब पे असर इसको ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें तो 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के ऊपर, जो कि घरेलू सिलेंडर होता है, उसके ऊपर 3 रुपए 50 पैसे कीमत बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अब दिल्ली के सिलेंडर का दाम 1003 रुपए हो गया है। इससे पहले 999 रुपए 50 पैसे एलपीजी के 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत चल रही थी। वहां अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात कर ली जाए तो 19 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए जहां 2346 रुपए लोग दे रहे थे, वहीं 8 रुपए का इजाफा करते हुए 2354 रुपए अब लोगों को देने पड़ेंगे। साथ में अगर दिल्ली में गर्मी की बात कर ली जाए तो दिल्ली में लगातार टेम्परेचर दोबारा से बढ़ता हुआ जा रहा है और दिल्ली वालों के लिए जहां जेब पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है, वहीं अब दिल्ली वालों को गर्मी से भी राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। अगर आईएमडी की बात करें, भारतीय मौसम विभाग की बात करें, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज का दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रह सकता है। हालांकि आईएमडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि 20 मई को दिल्ली में लू चलेगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उसके तुरंत बाद 21-22 तारीख को दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से मौसम में करवट देखी जाएगी और उसके बाद दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है, साथ में हवाएं भी चलेंगी। लेकिन फिलहाल अभी तो दिल्ली वालों को गर्मी से भी परेशान होना पड़ेगा। अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की बात कर ले तो दिल्ली में एक बार फिर से 532 केस देखे गए हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग है वो भी 24,000 के लगभग देखी गई है। साथ में अगर संक्रमण दर देखी जाए तो 2.3 इस समय दिल्ली में संक्रमण दर देखी जा रही है। यहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में पानी की कमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पे दिल्ली के वजीराबाद की अगर बात करें तो यहाँ जहाँ लोगों जिन एरियो में जिन जगह पे पानी जाता है, वहाँ पे लगातार कमी देखी जा रही है, क्योंकि यमुना नदी, जो कि वजीराबाद जहाँ पे पानी को संरक्षित करके आगे बढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो यमुना नदी है वो समुद्र तल से 5.5 फुट नीचे चली गई है। और हरियाणा से भी लगातार दिल्ली सरकार आग्रह कर रही है कि वो अधिक पानी हमें आगे दे, क्योंकि दिल्ली में लगातार पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और बहुत सी ऐसी चीजें दिल्ली में, लाइक अगर बात यहाँ पर गजेंद्र की जाए बुलडोजर कार्रवाई की, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार द्वारा रिपोर्ट्स मांगी गई थी तीनों एमसीडी से, उस पर क्या कुछ अपडेट? तारीख तक तीनों निगमों से अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि जहां जहां कार्रवाई की गई है वो किस तरीके से की गई है और कितने जगहों पे की गई है, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बना के उनको दी जाए, ताकि वो पता लगा सके कि कितने जगह पे ये बुलडोजर चले हैं और जो उनका जहां जहां ये बुलडोजर चले हैं वो कितना एरिया था और किस तरीके से वहाँ पे जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट उसके अंदर बना के उनको 1 तारीख तक दी जाए। ऐसे में लगातार जो बुलडोजर जी बिल्कुल, और चलिए आपकी और रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड से हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ खास खबरों के लिहाज से उत्तराखंड में?
जी बिल्कुल, जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वैसे तो आज काफ़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खबरों की जब अगर बात करें तो एक सुबह-सुबह आज एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है। अगर बात करें बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये भारत पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके और उत्तराखंड सरकार के बीच में हुआ है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि जिस तरह से जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है वो लगातार रिसर्च की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें वो करता रहता है और देश भर में करता रहता है। इसी के तहत अब उत्तराखंड के साथ भी उनका एमओयू साइन हो गया, यानी कि अब उत्तराखंड सरकार और जो पेट्रोलियम संस्थान है वो मिलकर कोई भी नई रिसर्च हो उस पर काम करेंगे। किस तरह से रिसर्च जो है, अगर पेट्रोलियम की बात करें उस पर किस तरह का रिसर्च होगा, कैसे आगे इसको बढ़ाया जाएगा, इस पर जो है पूरा का पूरा दोनों ही, अगर कहें जिस तरह से हम बता रहे हैं कि पेट्रोलियम जो संस्थान है उसका और उत्तराखंड सरकार के बीच में ये चलेगा। वैसे यहाँ पर भी अगर बात करें तो आईपी है जो इंडियन पेट्रोलियम है वो लगातार यहाँ पर रिसर्च करता रहता है, लेकिन अब इस पे भी अगर रिसर्च होगा तो इसके लिए, इससे जो देश को तो फायदा होगा ही, उसके साथ ही अगर बात करें तो उत्तराखंड को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी बड़ी खबर की, तो हेमकुंड साहिब के 25 मई जो है हेमकुंड साहिब के कपाट अब खुलने जा रहे हैं, यात्रा शुरू होने जा रही है। उसको लेकर आज ऋषिकेश में जो एक कैंप कार्यालय होता है, या कहें कि शुरुआत ऋषिकेश से होती है हेमकुंड साहिब की, तो ऋषिकेश में आज मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वहाँ पर वो जो है यहाँ किस तरह की यात्रा है, कैसे पूरी की पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे। यात्रा क्योंकि शुरू होती है तो बहुत बड़ी संख्या में वो सिख श्रद्धालु जो आना चाहते हैं हेमकुंड वो पहुँचते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो पूरी तैयारी का भी जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के अन्य भी बहुत सारे काम हैं, वो अब आज अगर बात करें तो अपने ऑफिस में भी मौजूद रहेंगे, कई सारे जो हैं वो अपने काम भी निपटाएंगे और इसके साथ ही अन्य भी जो है उनके कई काम रहेंगे। फिर अगर हम बात करें तो यात्रा की बात करते हैं, लगातार यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते जा रहे हैं। और लिमिटेशन जो कर दी गई है, की हुई है, शुरू से ही लिमिटेशन कर रखी है, उस लिमिटेशन को अगर बात करें हम तो उतना ही रखने की बात लगातार जो है संस्कृति मंत्री जो है वो करते आ रहे हैं, जो खुद जो है प्रदेश सरकार करती आ रही है कि अभी जो है लिमिट है वो लिमिट रहेगी रहेगी। लेकिन बावजूद इसके यात्री बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, यात्रियों को एक एक करके भेजा भी जा रहा है। और इसी यानी कि यात्रा से जुड़ी हुई अगर एक खबर की बात करें तो वो खबर है कि कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था कि एक श्रद्धालु अपने साथ एक कुत्ते को लेकर जो है वो केदारनाथ में पहुंच गया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। हंगामा इतना ज़्यादा हुआ था कि उसकी वजह से सोशल मीडिया पे भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, तो कोई लोग कह रहे थे कि नहीं, इस पर जो है इनको कार्रवाई जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इतना है कि अब आखिर में जो बद्रीनाथ और केदारनाथ बद्रीनाथ जो मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष ने वो जो यूट्यूबर है, अगर कहें वो यूट्यूबर था वो व्यक्ति, उसके ऊपर अब मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने फैसला ले लिया है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ की, क्योंकि उसको लेकर उत्तराखंड के अगर सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है उसमें। और एक खबर की बात करें तो वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। चुनाव है, चंपावत चुनाव, और आखिरकार अब जाकर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उस चुनाव में प्रचार प्रसार कौन करेगा। कांग्रेस ने एक लिस्ट बना दी है जिसमें कहा गया है कि पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पूर्व अध्यक्ष, ये लोग ही वहां पर जाके अब प्रचार प्रसार करेंगे। अन्यथा ज़्यादा व्यक्तियों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही लोग वहां पर जाकर प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि आने वाले दिनों में एक चुनौती दी जा सके। उसके बाद अगर बात करें तो एक बड़ी खबर जो है वो मौसम से जुड़ी हुई है। लगातार मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा था, स्थिति यहाँ पर जो है गर्म होती जा रही थी। लेकिन अगर अब बात करें तो कल पूरे दिन मौसम सही रहा, बरसात भी हुई, रुक रुक के भले बरसात हुई, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात है, उसके बाद मौसम ने थोड़ा जो है वो करवट बदला, लेकिन अब फिर से गर्मी हो सकता है 2 से 3 दिन तक। उनके लिए एक राहत भरी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद ये मौसम करवट लेते नजर आए तो ये जनता को काफी राहत यहाँ पर देती हुई नजर आई। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्या कुछ रहेगा खास, ये रिपोर्टर्स बता रहे थे अपने प्रदेश का हाल, जहां दिन भर आज क्या कुछ यहाँ खास रहने वाला है, किस किस खबरों पर दिन भर नेटवर्क 10 की नजर टिकी रहेगी, हर खबर पर रिपोर्टर्स नजर डाल रहे थे और हर एक खबर से आपको रूबरू करवा रहे थे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।